कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेमेस्टर 1 एसी हिंदी पढ़ा रहा था और एसी हिंदी में मैंने आपसे बच्चों को अपने प्रीवियस वीडियो में पल्लवन पढ़ाया हुआ था। इसके बाद के जो सवाल पेपर पूछे जाएंगे वो मैं आपको आज की इस वीडियो के थ्रू कवर कराता हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप सभी बच्चे हमारे चैनल के द्वारा एसी हिंदी का जितने भी लेक्चर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है, 50 में 50 आप सभी बच्चे ला सकते हैं। बस टर्म्स एंड कंडीशन यही रहेगा कि आपको सारे के सारे वीडियोस को देखने हैं और अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल रहेगा, जहाँ फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए प्ले सेक्शन पे सारे के सारे वीडियोस अपडेटेड कर दिए गए हैं। आपके सेमेस्टर 1 के हिसाब से सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था, पल्लवन की आवश्यकता क्यों होती है। कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे उदाहरण के थ्रू कि पल्लवन कैसे किया जाता है सेंटेंस का, ये हमने बताया था। आज का हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कहा जाए, अगर आप PYQ चेक करोगे तो आपको ये सवाल आया हुआ मिलेगा कि भारत की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आपको टर्म दिया हुआ या वाक्य दिया हुआ कह सकते हैं। अब इसका पल्लवन करने बोला गया। पल्लवन बताया था कि कोई भी चीज़ को क्या करना, कोई शब्द दिया हुआ, उक्ति है, कोई मुहावरा है, अपने हिसाब से क्या करना, उसमें आप उदाहरण दे के उसे थोड़ा बड़ा करके समझा सको। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई है, यह कथन हमारे देश की जो सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, धार्मिक और जो हमारे देश में भाषा का जो विविधता दिखाया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज की विशेषता को दर्शाता है। यानी हमारे भारत के बारे में ये जो क्वेश्चन दिया, जो बेसिकली लाइन दिया हुआ है कि भारत की एकता इसकी विविधता में छुपी है, यानी ये हमारे बेसिकली समाज के बारे में, हमारे समाज की संस्कृति होगी, परंपरा हो गई, धार्मिक विश्वास हो गया या भाषा की विविधता को ध्यान रखते हुए ये हमारी भारतीय समाज की जो विशेषता है उसको बताने का काम करता है। भारत में अनेकों धर्म हैं, जातियाँ हैं, भाषाएँ हैं, संस्कृति है और रीति रिवाज है। फिर भी यहाँ पर एकता जो देखने को मिलता है, हमारे पास इतने सारा अलग अलग लोग हैं, सभी अलग कास्ट के, कोई रिलीजन के हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, फिर भी हमारी जो एकता है वो अभूतपूर्व है। ठीक है, यह विविधताएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है, लेकिन ये सभी एक समृद्ध और जो विविध धारा है उसका एक हिस्सा होता है जो भारत की बेसिकली पहचान बनती है। इन भारत की पहचान इन सभी चीज़ों को, इन सभी जो चीज़ें हैं उन सभी को मिल के क्या करती है, भारत की जो पहचान बनाती है। अब भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो भारत का इतिहास भी इस एकता की मिसाल प्रस्तुत करता है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृति और भाषाएं होने के बावजूद भारतीय समाज में हमारे पास एकजुटता का जो अनुभव है वो हम लोग देख सकते हैं। भारतीय संविधान ने क्या किया, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया और स्वतंत्रता प्रदान की है, जिसने देश भर में जो हमारे एकता बनाए रखने में सबसे ज़्यादा सहायता दी है। उदाहरण के लिए धार्मिक विविधता के बावजूद भारतीय समाज में जो त्यौहार होते हैं और जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, इनके दौरान लोग क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर सामूहिक रूप से क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, जो हमारे बीच एकता जो की भावना जो रहती है उसको और ज़्यादा क्या करता है, मजबूत करने का कार्य करता है। ठीक है, इस कथन का पल्लवन करते हम कह सकते हैं कि भारत में विभिन्नता का होना यही इसी कारण हमारे देश में एकता का ताकत बन के आता है। जैसे एक धागे में बुनाई कई रंग होते हैं, वैसे हमारे देश की विविधता एक दूसरे से समृद्ध करती है और यह हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाने में क्या करती है, मदद करती है। यह विविधता हमारे जो परस्पर समझ हो गया और सम्मान सिखाती है, जो भारतीय समाज की अनमोल एक धरोहर है हमारे पास। तो इस कथन का हमने क्या किया, पल्लवन कर लिया। यानी एक छोटा सा लाइन था लेकिन उसे हमने देखिए बड़े पैमाने पर लिख के समझाने की कोशिश की। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, पल्लवन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सिलेबस में दिया हुआ लिंग निर्णय के बारे में। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देखकर लिंग निर्णय के आधार को बताने बोला गया क्वेश्चन में आपको। तो सबसे पहले आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो मालूम ही होना चाहिए, या फिर अगर आपको लिंग मालूम है, लिंग यानी जेंडर, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे तो लिंग कहते हैं। लेकिन अगर पुरुष जाति का संबोधन होता है तो पुल्लिंग होता है, स्त्री जाति का संबंध हो तो स्त्रीलिंग कहा जाता है हमारे पास है। ठीक है, तो लिंग शब्द का संस्कृत जो अर्थ है उसका अर्थ है चिन्ह या निशान। अतः शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। जैसे पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिताजी, भाई आदि सभी शामिल होते हैं। स्त्री जाति में इसी का उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथनी, शेरनी, ये सभी चीज शामिल होती है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं के लिंग को क्या करता है, बेसिकली निर्धारण करने के लिए यहाँ पर किया जाता है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, अब पुल्लिंग के बारे में बताया हुआ है कि यानी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में जो पुरुष जाति का संबंध बताया वो पुल्लिंग है,
जो स्त्री जाति के संबंध में स्त्रीलिंग है। लेकिन लिंग निर्णय के क्या आधार हो सकते हैं, देखिए क्या किस बेसिस पे हम लोग बेसिकली लिंग निर्णय को यहाँ पर करते हैं ये बताते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक लिंग यानी नेचुरल जेंडर हमारे पास। अगर किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का प्राकृतिक लिंग जो लिंग है मतलब नेचुरल जो जेंडर है वो स्पष्ट है, तो उसी के आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है। जैसे आदमी क्या है वो फिक्स है कि पुल्लिंग ही रहेगा, महिला क्या है हमारे स्त्रीलिंग रहने वाला है। समाप्ति या प्रत्यय, ये देखिए कई बार शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगता है वही क्या करता है लिंग निर्णय में मदद करता है। जैसे आ जो प्रत्यय है वो शब्द की क्या करता है पहचान करता है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया हुआ है लड़की है, कंबल है, आ का उच्चारण जो रहेगा हमारे पास है तो किस चीज का बताएगा, वो बताने काम करता है हमारे पास है लड़का का, ठीक है। वहीं पर आ के बिना अगर शब्द रहेगा तो वो क्या रह जाएगा हमारे पास, वो पुल्लिंग का बताने का काम करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, तीसरा है सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण पे। देखिए कुछ शब्दों का जो लिंग है वो सांस्कृतिक या पारंपरिक रूप से क्या होता है निर्धारित होता है। जैसे कि भारत जो शब्द है वो पुल्लिंग है, जबकि भारतीय जो है वो क्या स्त्रीलिंग है हमारे पास है। अर्थ के आधार पर देखिए यहाँ पर जो अर्थ के आधार पर बताया जा रहा है लिंग निर्णय तय किया है। जैसे कलाकार जो शब्द है वो पुल्लिंग के लिए होता है, वहीं पर कला का लेकिन जो अर्थ होता है वो क्या स्त्रीलिंग होता है हमारे पास। इस प्रकार लिंग का जो निर्धारण है इन विभिन्न तत्वों के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं किया जाता है। अब इसमें हमारे पास बताया हुआ अगला, तो ये था पहला क्वेश्चन हमारे पास लिंक से जुड़े हुए जो सवाल पूछे हैं तो वो कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर है इस क्वेश्चन को कि भाषा संप्रेषण क्या होता है और इसके महत्व के बारे में बताइए। यानी भाषा संप्रेषण लैंग्वेज कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं और इच्छाओं को भाषा के जरिए दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब यह संप्रेषण जो है द्विपक्षीय होता है, मतलब यहाँ पर दो लोग होने चाहिए बेसिकली, जिसमें भेजने वाला होना चाहिए और प्राप्त करने वाला, जिसे हम लोग प्राप्तकर्ता कहते हैं। भेजने वाला हमारे पास जो सेंडर होता है वो रहना चाहिए और दोनों सक्रिय रूप से क्या होना चाहिए शामिल होने चाहिए हमारे पास, तभी जाके ये भाषा संप्रेषण हो पाता है। अब इसके देखिए कुछ प्रमुख तत्व है। पहला पहला है हमारे पास है संदेश। तो भाषा संप्रेषण के कुछ प्रमुख तत्व है जिसमें पहला है संदेश। वह जानकारी या विचार जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाते हैं उसे जब संदेश कहते हैं। फिर भाषा है जिसमें संप्रेषण का जो माध्यम है जैसे कि बोली है, लिखित रूप है या सांकेतिक जो रूप है, यह भाषा वह सिस्टम बेसिकली जिसके द्वारा लैंग्वेज यानी संदेश को संदेश का क्या होता है आदान प्रदान किया जाता है। तीसरा है संदेशदाता यानी सेंडर। जो व्यक्ति संदेश उत्पन्न करता है उसे सेंडर कहते हैं यानी संदेशदाता कहते हैं। जो रिसीव करता है यानी जो प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहा जाता है। चैनल होता है मतलब मीडियम जिसके थ्रू हम लोग क्या करें बेसिकली मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है। वो लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, संकेत के थ्रू हो सकता है। एक होता है इनकोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। इनकोडिंग मतलब संदेश को क्या करना, बेसिकली जितने भी संदेश है उनको कुछ ऐसे रूप में लिखना ताकि लोग इजीली क्या कर सकें उनको पढ़ के समझ सकें। और डिकोडिंग मतलब भी होता है आपने जो संदेश भेजा वो लोग समझ जाएंगे, उसी को डिकोडिंग कहते हैं। उसके बाद फीडबैक होता है कि लोगों को जो आपने जानकारी दी वो सही है गलत, तो लोग उसके बारे में बताते हैं, इसे कहते हैं फीडबैक। और नौवा है हमारे पास विकृति यानी नॉइज। नॉइज क्या करता है, आपका जो संप्रेषण है उसके पीछे रुकावट डालता है। जब रुकावट होगा तो हमारे पास लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। अब इसी भाषा संप्रेषण देखिए कुछ महत्वता है। पहला है समझ और सहमति। देखिए संप्रेषण में लोग क्या करते हैं एक दूसरे को समझ पाते हैं और विचार हो गए, भावनाएं हो गए, जानकारियों के आदान प्रदान क्या काम करते हैं। दूसरा होता है समाज में संबंधों निर्माण करता है या आपसी क्या करता है रिश्तों को सुदृढ़ करने के लिए और जितने भी सामाजिक कार्यक्रम है उनको आयोजन उनको अंजाम देने में मदद करता है। तीसरा है संस्कृति और परंपरा का संरक्षण करता है। भाषा के माध्यम से देखिए हमारे पास हमारे जो समाज है वो अपनी संस्कृति धरोहर का क्या करता है संरक्षण करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण एक बेहद महत्वपूर्ण और जो बहुकारी प्रक्रिया होती है वो होती है जो समाज और व्यक्तियों के बीच में क्या करती है एक प्रभावी संवाद जो है वो सुनिश्चित करने का कार्य करती है, ये बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन है भाषा संप्रेषण परिभाषित हमने परिभाषित कर दिया। इसके जो विभिन्न प्रकार है उसका उल्लेख करते हैं और संप्रेषण के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है उसका कैसे सामना करना पड़ता है बताते हैं। ये पहले पढ़ा दिया भाषा संप्रेषण। इसमें पहला होता है मौखिक संप्रेषण, यानी इसमें आप शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है यह संप्रेषण का सबसे कॉमन और सबसे व्यापक रूप होता है बेसिकली, जिसमें शब्द वाक्य हो गए संबंधों का या संवाद का आदान प्रदान होता है। मौखिक संप्रेषण दो प्रकार से हो सकता है, पहला फेस टू फेस हो सकता है या फिर एक टेलीकम्युनिकेशन होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक लोग सामने बैठ के बातचीत करते हैं वो फेस टू फेस हो गया, और किसी से फोन या बातचीत या वीडियो कॉल पर बात करना हमारे पास है वो टेलीकम्युनिकेशन हो गया हमारे पास। उदाहरण में आमने सामने की बातचीत है, टेलीफोन पर हमारे पास बातचीत है, सार्वजनिक भाषण है या रेडियो या टेलीविजन पे कार्यक्रम ये उसमें शामिल होता है।
लिखित जो संप्रेषण है, इस संप्रेषण हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ लिखी गई है उनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें शब्द हो गए, वाक्य हो गए, पैराग्राफ हो गए, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी दो टाइप से मान सकते हैं, एक होता है आधिकारिक यानी ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंट, एक होता है व्यक्तिगत। मतलब जहाँ सरकारी पत्र, ईमेल, रिपोर्ट्स होते हैं वो सब के सब क्या है, आधिकारिक है। वही आपका पर्सनल लेटर हो गया, ब्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, ये सब के सब व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, ये बताया हुआ है। तीसरा है गैर प्रमाणिक, हमारे पास सॉरी जो गैर मौखिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आप ना शब्द का इस्तेमाल करो ना ही लिखोगे। इसमें क्या करोगे, आप अपना जो भी संप्रेषण है या संदेश को पहुंचाने के लिए शरीर की भाषा, आपके हाव भाव हो गए, चेहरे के भाव हो गए, इशारे हो गए, इन सब की दृष्टि, इन सब के थ्रू आप क्या करते हो, संप्रेषण कर पाते हो। ठीक है, जिसमें आपका शारीरिक भाषा हो गया, ठीक है, जिसमें शरीर के हाथ पाँव हो गए, इशारों के माध्यम से हो गया, चेहरे के भाव से हो गया, जैसे मुस्कान, गुस्सा, चिंता हो गया, आंखों का संपर्क, सीधे आंख में आंख दिखाना हो गया, आंखों से जी चुराना हो गया, ये सभी चीज़ शामिल होती है। उदाहरण है चेहरे का भाव, जैसे मुस्कान हो गया, गुस्सा हो गया, आपका हाथ के इशारे हो गए, शरीर की मुद्रा, ये सभी चीज़ शामिल होता है। फिर है दृश्य संप्रेषण, मतलब इसमें जो चीज़ हम लोग देखते हैं, जिसमें ग्राफिक्स है, चार्ट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें शामिल होता है हमारे दृश्य संप्रेषण में। ठीक है, यह विशेष तब रूप से उपयोगी होता है जब जटिल जो जानकारी उसको सरल रूप से समझाना पड़ता है, जैसे चित्रकला मतलब पिक्चर एंड नेटवर्क, किसी विशेष अवधारणा को चित्र के माध्यम से क्या करना, व्यक्त करना। फिर आंकड़ों को डेटा के दर्शाने के लिए यहाँ किया जाता है। तीसरा है संदेश को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, ये फिल्म और वीडियो का पार्ट होता है। उदाहरण के लिए हमारे पास इन्फोग्राफिक्स है, मार्गदर्शन संकेत है, प्रस्तुतियाँ है, फिल्म और वीडियो, ये सभी चीज़ शामिल होता है हमारे पास। फिर अगला है सांकेतिक संप्रेषण। इसमें हम लोग सिंपल बात है, इशारों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे धार्मिक माली प्रतीक है, क्रॉस है, चांतारा है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो ये किसी राष्ट्र या समाज की पहचान का प्रतीक होता है। वहीं पर सड़क संकेत, मतलब जैसे स्टॉप या स्लो डाउन जो रहता है, वो उसका संकेत हमारे पास बताया गया है। अगला है हमारे पास है संगीत संप्रेषण, मतलब संगीत पे एक प्रकार संप्रेषण होता है। किसी संगीत के माध्यम से आप अपनी भावना और विचारों को लोगों को व्यक्त करते हैं। जैसे अच्छा जो धुन और स्वर होगा तो अच्छा आपके लिए सकारात्मक रहता है हमारे पास है। ठीक है, और इस भाषा संप्रेषण के सामने क्या क्या चुनौतियां आई बताते हैं। सबसे पहले विकृति यानी नॉइस। देखिए नॉइस मतलब विघ्न डालना, विघ्न डालने से क्या होगा, आपका संप्रेषण सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से लोगों पर पहुंच नहीं पाएगा। दूसरा है यहाँ संदेश का सही रूप में समझ। देखिए कभी कभी क्या करते हैं लोग, जो रहते हैं वो कुछ शब्दों का अलग मतलब निकाल लेते हैं, जिससे समझने में जो संदेश का मुख्य उद्देश्य है वो कहीं और वही वहीं पर रह जाता है। फिर तीसरा है गैर मौखिक संकेतों की व्याख्या करना। ये देखिए शरीर के आपकी भाषा हो गए, हाव भाव हो गया, चेहरे का भाव हो गया, ये सभी के सभी क्या होता है, गैर मौखिक संकेत की व्याख्या करने में काम आता है हमारे पास। तो ये था आपसी बच्चों का मेजर, माफ करिए बोलो मेजर पेपर एईसी इंग्लिश, एईसी हिंदी का आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको आज की इस वीडियो थ्रू कवर करा दिया। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी बेस्ट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।